Good morning students, again welcome to the science class chapter number 1 chemical reactions and equations। और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहा है। उसके अंदर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा थर्ड टाइप है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम आगे जाकर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो सिंपल कंसेप्ट होता है कि एक जो मेटल होता है वो दूसरे मेटल के कंपेरिजन में थोड़ा सा एक्टिव होता है, तो वो जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको अपनी जगह से हटाकर खुद का अपना कंपाउंड बना लेता है, और इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हमें एक्टिविटी 1.9 से जो है इस टॉपिक को आगे स्टार्ट करना चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया है कि 3 आयरन नेल जो है वो ली है, और उसको सबसे पहले क्या करता है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसको सैंड पेपर से रब करके उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो एयर में एक्सपोजर की वजह से उसमें एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। तो सैंड पेपर से जब उसको रब किया जाता है तो उस ऑक्साइड की लेयर को पहले हमें रिमूव करना होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है और दोनों टेस्ट ट्यूब पे हम ए और बी मार्क करने वाले हैं। और इसके अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है 10 ml। कॉपर सल्फेट की जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो कॉपर सल्फेट होता है वो उस तरीके से ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। इसको पानी में डिज़ोल्व करके इसका सोल्यूशन जो है वो तैयार किया जाता है, और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है हमें 10 ml का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। और जैसे कि हम अपने फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक फिगर में क्या किया गया है कि जो आयरन नेल्स हैं उसको इस तरीके से थ्रेड के थ्रू जो है हैंग कर दिया गया है कॉपर सल्फेट में, ताकि वो कम्प्लीटली इस सोल्यूशन के अंदर जो है वो इमर्स्ड रहे। लेकिन जो हमने 3 आयरन नेल्स लिए उसमें से हमने 2 को इसके अंदर इमर्ज किया और एक को साइड में रख दिया, क्योंकि हम इसके साथ में कंपैरेटिवली जो है स्टडी करने वाले हैं। जो हमने और इस पूरे सेटअप को हमें करीबन 20 मिनट तक के लिए इसी की तरह छोड़ देना है, क्योंकि रिएक्शन को कंप्लीट होने में करीबन 20 मिनट्स का टाइम लग जाता है। जब 20 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे नेल को जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो इंटेंसिटी है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। जब हम इसको इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि वो थोड़ी जो कलर है वो थोड़ा सा फेड हो गया है, और जो है इसके साथ में हमें 2 ऑब्जर्वेशंस नज़र आएगी। ये जो है इनिशियल हमारी आयरन नेल थी, और जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो जाता है तो उसके ऊपर हमको जो है एक तरह का डिपोजिशन दिखाई देता है। इस तरह का जो गोल्डन डिपोजिशन दिखाई देता है। इसी तरीके से जो हमारी कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो एग्जैक्टली ब्लू कलर था, जिसको हमने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर रखा था, और जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर रखा था, जिसके अंदर अब हमें ग्रीनिश कलर का जो है सोल्यूशन दिखाई देता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन जो है कि वो हमें ब्राउनिश कलर क्यों नज़र आ रहा है, और दूसरा जो है कि ये फेड क्यों हो गया है। तो क्योंकि हम इस रिएक्शन को जो है इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इनिशियली क्या था, हमारे पास इनिशियली था आयरन, और आयरन की हमने रिएक्शन करवाई थी कॉपर सल्फेट से। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मेटल हैं, एक आयरन है और दूसरा क्या है, कॉपर है। तो हम जानते हैं कि आयरन जो होता है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो कॉपर को उसके अपने उस सॉल्यूशंस में हटा देगा और वो खुद का अपना जो है सॉल्यूशन तैयार करता है, दैट इज़ FeSO4। जब वो FeSO4 को तैयार करता है साथ में कॉपर क्या हो जाता है, रिलीज़ हो जाता है। तो ये जो कॉपर रिलीज़ होता है, ये रिलीज़ होने के बाद में क्या करता है, इस RNL पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है। इस वजह से जो है जो ये कॉपर हमको इस रिएक्शन में मिला है वो इधर उधर कहीं नहीं जाता है, वो आयरन नेल के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। और दूसरी ये चीज़ है कि जो हमारा पहले जो है कॉपर सल्फेट जो था वो अब फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो इसलिए डिसअपियर हो गया कि अब हमारे पास कॉपर सल्फेट नहीं है, अब हमारे पास एक नया कंपाउंड बन गया है, कौन, फेरस सल्फेट। और जो फेरस सल्फेट का सोल्यूशन का जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। सो हम ये कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड
और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर, कॉपर को उसने रिमूव कर दिया फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और दिस रिएक्शन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अलावा इन्होंने एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है जिसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं, जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने जिंक इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जिंक भी जो होता है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद का सोल्यूशन ZnSO4 बनाएगा, इसके साथ में क्या करेगा, कॉपर को रिलीज़ कर देगा। इसी तरीके से जो हमारा लेड होता है, लेड को अगर हम कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लेड क्लोराइड बन जाता है और कॉपर जो है वो रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि जिंक, आयरन और लेड के कंपैरिजन में कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको आसानी से दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये जो हमने जो भी डिस्कशन था वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक तो एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है, दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। अगर हमें सपोज़ कि आइडेंटिफिकेशन करना पड़े कि ये जो रिएक्शन है वो कौन सी है, तो अगर आपको एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिल रहा है और फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी आपको एक एलिमेंट और कंपाउंड मिल रहा है, तो आप ईजिली कह सकते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो दूसरा टाइप होता है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, दो कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप अपने जो एक्टिविटीज़ में देख सकते हो कि यहाँ पर हमने कौन सा पहला कंपाउंड लिया है, सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट के भी क्रिस्टल्स होते हैं जिसको पानी में डिसॉल्व करके उसका सोल्यूशन बनाया जाता है, और ये सोल्यूशन जो है करीबन 3 ml होता है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। तो ये जो एक टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन तैयार किया। अब ये जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है इसमें हम क्या लेते हैं, इसके अंदर जो है हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। अब हम धीरे धीरे क्या करते हैं, दोनों सॉल्यूशंस को दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में तैयार किया गया है, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो जब आप इसमें मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे कि आपको जो है एक वाइट कलर का सब्सटेंस नज़र आता है, जो कि यहाँ पर नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये वाइट कलर का जो सब्सटेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो इस रिएक्शन में हमारे को एक चीज़ और मिल रही है कि हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी समझ में आ गई है। तो आप अच्छे से ये बात समझ लें कि जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने जा रहे हैं तो हमारे पास एक नई डेफिनेशन और आ रही है, वो हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए अगर आपको एग्जांपल देना हो तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट का आपको एग्जांपल देना है तो भी ये इक्वेशन लिखनी है। यानी कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो होता है वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसमें बेसिकली आयंस का एक्सचेंज हुआ है। सोडियम ने जो है वो सोडियम जो है अब क्लोरीन के साथ कंबाइंड हो गया और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ कंबाइंड हो गया। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती है जिसमें हम आयंस को एक्सचेंज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो सच रिएक्शंस इन विच देयर इज द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस रिएक्शन में आपको एक और जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वाइट प्रेसिपिटेट बना था वो किसका था। तो यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन कर लें कि जो वाइट प्रेसिपिटेट था वो बेरियम सल्फेट का था, और ये जो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुई वो डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों के लिए एक एग्जाम्पल हमारे लिए है। इसी तरीके से इन्होंने एक और एक्टिविटी समझाने की कोशिश करी है। जो हमारी एक्टिविटी है उसके अंदर हमें कहा गया है कि अगर हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करते हैं तो हमें क्या होगा। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है दैट इज़ PbNO3। ये लेड नाइट्रेट हो गया, और पोटेशियम आयोडाइड को हम मिक्स लिखेंगे वो क्या हो जाता है, Ki। तो इसमें आपका क्या बनेगा, इसमें बनेगा PbI2 लेड आयोडाइड, और साथ में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन आएगी, ठीक है। सो ये भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो लेड है वो अब किसके पास जा रहा है, आयोडीन के पास में। जो पोटेशियम है वो किसके पास जा रहा है, नाइट्रेट के पास में। तो यहाँ पर भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके साथ ही जो हम इस जो वीडियो है इसके अंदर जो है हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो
होती हैं वो मतलब एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, और इसलिए हमारे को उसको थोड़ा सा ध्यान से उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो उसके साथ ही हम अपने इस वीडियो को एंड अप करते हैं, एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिस्कस करेंगे।